गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट। जो बचे हुए लोग हैं वो ज्वाइन होते रहेंगे, तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मेजरिंग टूल्स एंड स्पेशल टूल्स। तो मेजरिंग टूल्स, कुछ मेजरिंग टूल्स के बारे में जानेंगे, कुछ स्पेशल टूल्स के बारे में जानेंगे। तो जो जैसे कि हम लोग इंजन डिसमेंटल करते हैं, तो कुछ वेयर टियर डेप्थ वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हमें मेजर करना पड़ता है कि इसका कितना हो रहा है। इनर डायमीटर हो गया, आउटर डायमीटर हो गया कुछ शाफ्ट का, है ना। उसके बाद टेपरनेस, फ्लोरिटी, ये सब चीज़ें इंजन में हम लोग मेजर करते हैं। तो उसके लिए कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद इंजन जब हम लोग असेंबल करेंगे, तो असेंबल करते समय हमें कुछ स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है। कुछ स्पेशल टूल्स की वजह जो उस स्पेशल टूल की यूज करके हम लोग इंजन को इजीली असेंबल करते हैं। तो आज हम लोग मेजरिंग टूल भी देखेंगे और स्पेशल टूल भी देखेंगे कौन से होते हैं। तो मेजरिंग टूल्स में हम लोग देखेंगे तो क्या क्या होता है मेजरिंग टूल्स में। स्केल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंच टेप होता है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर है, डेप्थ गेज है। उसके बाद माइक्रोमीटर है ना। उसके बाद है डायल गेज। उसके बाद है बोर गेज, टॉर्क रेंच, फिलर गेज, एंगुलर टॉर्क गेज, है ना। और स्पेशल टूल जो है, स्पेशल टूल्स में है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। उसके बाद है पिस्टन रिंग एक्सपांडर, वाल लिफ्टर, फ्लाईव्हील पुलर, ठीक है। तो मेजरिंग टूल्स में से आप लोगों ने स्केल देखा होगा, इंच टेप, वर्नियर कैलिपर, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, ये सब चीजें आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन आपके लिए डायल गेज नया होगा, बोर गेज नया होगा, टॉर्क रेंच नया होगा, है ना। फिलर गेज नया होगा, एंगुलर टॉर्क गेज नया होगा। ये चीजें आपके लिए नहीं रही होंगी। तो ये चीजों भी आप ये भी जो चीजें हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इंजन डिसमेंटल करते समय या फिर इंजन असेंबल करते समय। ये चीजें इसका यूज कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले है हमारा स्केल, ठीक है। स्केल क्या है, एक मेजरिंग टूल है, स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल है। उससे हम लोग मिनिमम 0.5 mm तक उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर में भी हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं, और दूसरी साइड में इसमें इंचेस में भी इसमें मेजर हम लोग कर सकते हैं। ये दो तरह की होती हैं, सॉरी दो तरह की मतलब दो लेंथ में आती हैं। एक छोटी देखेंगे तो हम लोग एक 15 सेंटीमीटर की आती है, और दूसरा एक बड़ा आता है, वो आता है 30 सेंटीमीटर का, या फिर 30 सेंटीमीटर का एक आता है, और दूसरा आता है 15 सेंटीमीटर का, है ना। तो स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं हम लोग, 0.5 mm हम लोग इसे मेजर कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग स्केल देख लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं कुछ। तो 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, और 12 इंच इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, एंड 12 इंच इक्वल टू 30.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 इंच हम इक्वल टू, अगर हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे, 1 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो हमें 30.5 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, है ना। तो हमें 2.54 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले के रखिए। क्या होता है कि डिग्री कंप्लीट हो जाता है, फिर भी ये कन्वर्जन पता नहीं होता है बहुत सारे इंजीनियर्स को, ठीक है। ऑल्सो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर को देखेंगे तो कितना एम होता है, 10 mm, ठीक है। और 1 इंच इक्वल टू देखेंगे तो ये कितना होगा, 25.4 mm हमें मिल जाएगा 1 इंच इक्वल टू, ठीक है। अभी बात करते हैं इंच टेप की। तो जहाँ पे हमें 30 सेंटीमीटर तक अगर हमें कुछ डिस्टेंस नापना है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, स्केल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें लॉन्गर डिस्टेंस मेजर करना है, लार्जर डायमेंशन में हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इंच टेप का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें विजिबिलिटी आपको क्लियर दिखती है ना। ये हमें एक कंपोजिट, इसमें बहुत लंबा टेप हमें मिल जाता है, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, ये आपके स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको एक साइड में सेंटीमीटर मिलेगा, और एक साइड में आपको इंचेस में इसमें मेजरमेंट मिलता है।
तो ये अलग अलग आते हैं, ये अलग अलग टेप आते हैं। इसमें ये 30 फीट का है, इससे और ज़्यादा भी होगा, है ना। अलग अलग इसमें आते हैं, 5 मीटर तक के ये टेप आते हैं। अब मेन टूल पे आता है हमारा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, स्केल या फिर इंच टेप मैक्सिमली इसमें यूज नहीं होते इनके, जब भी हम लोग डिसमेंटल या फिर असेंबल करेंगे तो उस टाइम पे यूज नहीं होते, लेकिन हमारा वर्नियर कैलिपर जरूर यूज होता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर कैलिपर ये प्रीसियस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से? किसी चीज का इनर डायमीटर, ठीक है, किसी शाफ्ट का आउटर डायमीटर, है ना। उसके बाद कहीं से अगर हमें डेप्थ नापनी है या फिर किसी चीज की हाइट नापनी है, तो हाइट, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, देन किसी चीज की थिकनेस नापनी है, तो उस टाइम पे हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, है ना। जहाँ पे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत होगी, तो उस टाइम पे हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप इमेज में शो हो रहा है वर्नियर कैलिपर। ये जो है, ये इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इमेज है इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जॉर्ज। ये भी जॉर्ज है और ये भी जॉर्ज है, ठीक है। ये जॉर्ज जो है, ये इनर डायमेंशन मेजर करने के लिए जॉर्ज है। ये जो जॉर्ज है, ये आउटर डायमेंशन, किसी शाफ्ट की आउटर डायमेंशन अगर हमें मेजर करनी होगी तो इस जॉर्ज से करेंगे ना। तो आउटर डायमेंशन मेजर करने वाले जॉर्ज ये हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्केल दिख रही है, ये स्केल कहलाती है वर्नियर स्केल। देन ये जो जीरो से लेके यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तो जो दिख रही है, ये कहलाती है मेन स्केल। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है क्लैंपिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे स्टीम होती है या फिर प्रोब होता है, ये इससे हम लोग डेप्थ मेजर कर सकते हैं, डेप्थ या फिर हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वर्नियर कैलिपर जो है, ये बायर वर्नियर जो था, इन्होंने इन्वेंट किया था इसको। इससे हम लोग जो लेंथ मेजर करते हैं, वो 0.1 mm तक हम लोग इसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इसके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या हम लोग इसमें मेजर करते हैं? जिसमें हम लोग मेजर करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की थिकनेस, किसी चीज की थिकनेस, एंड किसी चीज का डेप्थ या फिर हाइट अगर हमें मेजर करना है तो वो हम लोग वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। अब पार्ट्स हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, इनसाइड कैलिपर जॉर्ज, आउटसाइड कैलिपर जॉर्ज, देन वर्नियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टिंग के लिए एडजस्टिंग थंब स्क्रू बोलते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे या फिर पीछे हो सकता है ये आपका जो भी वर्नियर स्केल है। उसके बाद यहाँ पे लॉकिंग के स्क्रू होता है। क्या करते हैं हम लोग जब किसी चीज का अगर हम लोगों ने आउटर डायमीटर ले लिया, ठीक है, ये जॉ से उस शाफ्ट को, उस शाफ्ट के ऊपर ये जॉ लगाए, ठीक है, और हम लोगों ने उसका आउटर डायमीटर मेजर किया, ठीक है। मेजर करने के बाद वहां पे अगर हमें दिक्कत होगी रीडिंग लेने में, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे लॉक करेंगे, इस वर्नियर कैलिपर को यहाँ से फिर बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद फिर हम लोग इससे उसकी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये मेन स्केल इंचेस में भी होता है, मेन स्केल, और सेंटीमीटर में भी होता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो होता है, ये डेट प्रोब होता है। उसके बाद अभी लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या होता है कि कम से कम उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कितना मेजरमेंट ले सकते हैं, उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। लिस्ट काउंट इंडिकेट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी अचीव बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वैल्यूज ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। जो मेन स्केल है उस पे सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, टोटल नंबर ऑफ, वो लेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले फॉर्मूला एक बार रिपीट करेंगे, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ठीक है। अभी ये मेन स्केल है, ये
1 2 3 4 5 ये वाला है ना। तो ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल में हम लोग कितना नाप सकते हैं, ये 0 मतलब ये 0 से लेके 1, ठीक है। तो कितना नाप सकते हैं हम लोग, 1 mm तक। मेन स्केल पे कितना सबसे छोटा रीडिंग कितना है, 1 mm, ठीक है ना। तो 1 mm है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, अभी देखिए यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। मतलब यहाँ पे डिवीजन कितनी है, हर एक 0 से लेके 1 इसके बीच में कितने लाइन है, टोटल 5 लाइन, ठीक है। 1 से लेके 2 तक कितना, 5 लाइन, मतलब यहाँ पे कितना लाइन हो गया, 10। तो यहाँ तक अगर हम लोग जाएंगे तो ये हमें कितना, 50 लाइन्स यहाँ पे मिलेगी। मतलब टोटल डिवीजन कितना हो गया हमारा, 50। तो वर्नियर स्केल पर, वर्नियर जो हमारा स्केल है उसमें कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन है। और मेन स्केल पे लिस्ट हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm तक। तो 1/50 हमें मिल जाएगा इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm, ठीक। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है ये 0.02 mm होता है। अब मेजरमेंट कैसे लेंगे उसका, या फिर वर्नियर रीडिंग कैसे हम लोग देखेंगे। तो उसपे हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखना है, ठीक है। फिर उसको ऐड कर देंगे किसमें, वर्नियर स्केल रीडिंग जो होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लोग उसके डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है उसके लिस्ट, उस रीडिंग से हम लोग डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग मेन स्केल रीडिंग में मिला देंगे, तो हमें वर्नियर रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे एक इमेज आपको शो हो रही है, तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल पे, ये मेन स्केल है ऊपर वाला, तो ये मेन स्केल पे आप रीडिंग लेते समय क्या करोगे, इसका जो जीरो है, ये जीरो कहाँ पे आ रहा है, ये जीरो वाली लाइन जो है ये कहाँ पे आ रही है, वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो अभी ये कितना है, 3 सेंटीमीटर मतलब 30 mm, ठीक है ना, mm में ले रहे हैं हम लोग। ये कितना हो गया, 30 mm, देन 31, देन 32, देन 33, 32। कितना हो गया ये, 34 के बाद है और 35 से पहले है। मतलब ये 35 के बाद है, तो हम 34 के बाद है, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, 34, है ना। जिसको ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग 34। उसके बाद अभी हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल पे एक ऐसी लाइन होगी जो एग्जैक्ट जाके मेन स्केल की लाइन से मैच करेगी, है ना। तो वो लाइन जो होता है वो हमारा वर्नियर का रीडिंग होता है, ठीक है। तो मेन वाला जो होता है, मेन स्केल का रीडिंग कैसे देखना है हमें, ये जो जीरो है, ये जीरो कौन से लाइन पे मैच कर रहा है, या फिर जीरो कौन से लाइन के बाद है, तो उसके पहले वाला जो लाइन है वो हम लोग मेन स्केल का रीडिंग कंसिडर करते हैं। और वर्नियर स्केल का रीडिंग जो कंसिडर करते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं, जो हमारा यहाँ पे वर्नियर स्केल पे एक लाइन होगा, वो लाइन एग्जैक्ट जाके मेन स्केल वाले एक कौन से भी एक लाइन से मैच कर जाएगा एग्जैक्ट 100%, तो वो जो लाइन होगा उस लाइन का हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग पकड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई लाइन मैच इस लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे अगर इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन थोड़ा इस साइड में है और इस लाइन इस साइड में, तो ये तो नहीं है भाई। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये 6 वाला लाइन देखिए आप लोग, 6 वाला लाइन ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक एक ही खींचा है। तो ये 6 वाला जो लाइन है एग्जैक्ट मैच कर दे रहा है ना। तो 6 है, मतलब यहाँ से हर एक लाइन को गिनेंगे तो इसमें हर एक में 5 5 है, तो 6 × 5 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 30। तो इसका कितना है रीडिंग, 30 हो गया। 30 को अगर हम लोग 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.60 mm, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्नियर रीडिंग टोटल हमारा ये वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कितना हो गया, ये 34, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके 0.60 मिलेगा, उसको अगर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो 34.60 mm इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। अगेन एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये 30 है ना, 31, 32, 33, 34, 35, देन 36, देन 37, ठीक है। 37 के बाद है
तो हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 37 mm। ठीक है, उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमें देखते समय देखना है यहाँ पे कोई मिस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कोई मिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी जाएंगे तो कोई मिस नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट जरूर हुआ है मिस होना, है ना। यहाँ पे ये थोड़ा है, ये थोड़ा है, लेकिन ये एग्जैक्ट हो रहा है 6 वाला, ऊपर 6 है और नीचे, है ना, 4 के बाद 1 2 तीसरी लगेगा, मतलब 4 × 5 कितना हो गया 20, देन 21, 22 और 23, कितना हो गया 23 वाला जो लाइन है ये एग्जैक्ट मैच है। तो ये इसका रीडिंग जो है हम लोगों ने 23, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके लेस काउंट से, तो इसका लेस काउंट है 0.02 mm। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 0.46, और 37 में अगर हम लोग इसको मिला देंगे तो 37.46 mm इसका टोटल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब डेप्थ गेज की बात करते हैं। तो डेप्थ गेज कहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कि हम लोग अगर सिलेंडर जो है ना, जहाँ पे पिस्टन चल रहा है वो सिलेंडर, उस सिलेंडर का टोटल अगर हमें हाइट नापना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ गेज जो है वो डेप्थ गेज यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्लच प्लेट होता है, ठीक है, तो क्लच प्लेट पे रिवेट लगे होते हैं। ठीक है, तो उस रिवेट की डेप्थ अगर हमें नापनी हो तो भी हम लोग उस टाइम पे डेप्थ गेज यूज करते हैं। बुधनी में जब ट्रैक्टर डिसमेंटल, फाइनल सेक्शन टेस्टिंग का डिसमेंटलिंग होता है, तो डिसमेंटलिंग में जब ट्रैक्टर आता है तो वो जो क्लच प्लेट होती है उस क्लच प्लेट की कितनी घिसावट हो चुकी है, उसके रिवेट जो है उस रिवेट की कितनी घिसावट हो चुकी है, उसका जो एक्चुअल डेप्थ उन लोगों ने दिया था उससे अभी ये कितना नीचे है, कितना घिसावट हो चुका है, वो नापते हैं। तो उस टाइम पे ये डेप्थ गेज का ही यूज होता है। ठीक है, किसी चीज की अगर हमें हाइट भी नापनी है सरफेस से, तो हम लोग उस चीज की हाइट भी डेप्थ गेज से हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, ये 10 टाइम एक्यूरेट होता है स्केल के कंपैरिजन में डेप्थ से। अब माइक्रोमीटर की बात करते हैं। अभी हमारा वर्नियर कैलिपर हो चुका है, अभी हम लोग माइक्रोमीटर की बात करते हैं। तो माइक्रोमीटर में देखेंगे तो ये माइक्रोमीटर जो होता है ये किसी चीज का थिकनेस, मतलब ब्लॉक का थिकनेस, है ना, और किसी भी चीज का थिकनेस, या फिर कहीं पे किसी स्लॉट है उस स्लॉट का डेप्थ नापने के लिए, या फिर शाफ्ट के डायमीटर नापने के लिए ये माइक्रोमीटर यूज होता है। माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, और वर्नियर कैलिपर से भी इसका डिस्काउंट कम होता है, मतलब वर्नियर कैलिपर से भी ये कम मेजर कर सकता है। ठीक है, ये आपका बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन से। अभी इसके पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की सॉरी माइक्रोमीटर की एक इमेज दी हुई है। तो इस इमेज में कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एनविल। ठीक है, इसको बोला जाता है एनविल। देन इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये आगे पीछे होता है कहाँ पे, जब रैचेट नॉब को आप घुमाते हो तो ये आगे पीछे होता है, रैचेट नॉब को घुमाओगे तब ये आगे पीछे होगा। और हमें किसी भी शाफ्ट का डायमीटर नापना है या फिर किसी भी चीज का अगर हमें थिकनेस नापना है तो इन दोनों के बीच में जैसे ये स्पिंडल आगे पीछे होगा तो ये थिकनेस क्या रीडिंग ये शो करता है। ठीक है, ये क्लॉक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये स्लीव होता है, ये स्लीव के ऊपर ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं स्लीव। तो ये स्लीव के ऊपर मेन स्केल रीडिंग होता है। ठीक, ये स्लीव के ऊपर मेन स्केल रीडिंग होता है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल है, और थिम्बल के ऊपर होता है आपका थिम्बल रीडिंग या फिर वर्नियर स्केल रीडिंग। थिम्बल रीडिंग या फिर वर्नियर स्केल रीडिंग इसके ऊपर होता है, कहाँ पे, थिम्बल के ऊपर। उसके बाद ये रैचेट नॉब हो गया। ये रैचेट नॉब को घुमा, जैसे घुमाओगे तो ये स्पिंडल आगे पीछे होगा। ठीक है, इसको भी घुमाते हो तो भी स्पिंडल आगे पीछे होता है। ये रैचेट नॉब की रैचेट नॉब एक टाइम पे आवाज करने लगता है। अभी देखो रीडिंग लोगे तो क्या करोगे, एक शाफ्ट है उसका डायमीटर अगर आपको आउटर डायमीटर लेना है तो उस शाफ्ट के ऊपर क्या करोगे, ये स्पिंडल आगे पीछे करके उस शाफ्ट पे माउंट करोगे। उसके बाद रैचेट नॉब को घुमाओगे, रैचेट नॉब को घुमाओगे घुमाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये टिक करके एक आवाज करेगा, है ना। तो जैसे ये आवाज करेगा उसके बाद 3 बार उसको सेम आवाज करवानी है आपको। जैसे घुमाओगे आवाज आई टिक, फिर से थोड़ा सा घुमाना है टिक,
फिर से थोड़ा सा घुमाना है, ठीक। तो इसे 3 बार जब आवाज आएगी उसके बाद आपको एक्यूरेट रीडिंग देना है ना। तो उससे पहले आपको रीडिंग नहीं लेना है, ये जब 3 बार आवाज करके हो जाएगा इसका, तब जाके आपको रीडिंग उसका लेना है। ठीक है, तो इसके ये सब पार्ट्स आपके हो चुके हैं। यहाँ पे आप एक फ्रेम देख रहे हो, तो फ्रेम पे 2 चीजें हमेशा मेंशन होती है। कैसे? एक तो इसका लिस्ट काउंट मेंशन होगा, यहाँ पे ये 0.01 जो है ये इसका लिस्ट काउंट है। और दूसरी चीज जो है, ये 0 से लेके 25 तक तक, तो ये शो कर रहा है ये भाई 0 से लेके 25 तक की ये जो माइक्रोमीटर है ये इतना ही मेजरमेंट दे सकता है। अलग अलग माइक्रोमीटर हुए, अलग अलग उसकी रेंज होती है, 0 से 25, 25 से 50, 0 से 50 भी हो सकता है, फिर 25 से 75 भी होता है। तो इस टाइप के अलग अलग यहाँ पे माइक्रोमीटर्स होते हैं और उनका रेंज यहाँ पे हमेशा शो होता है। अब इसका लिस्ट काउंट जो निकालेंगे, तो इसका फिर से फॉर्मूला है लिस्ट काउंट को निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है? जो वैल्यूज ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, आपका जो मेन स्केल होगा उस मेन स्केल पे वन स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो है उस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है, 0.5 mm। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 1 mm की लाइन है। ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ये 1 mm वाली सब, मतलब 1 mm, 2 mm, 3 mm, है ना, 4 mm इस टाइप से। अभी ये जो नीचे वाली लाइन है ये 1 mm के बीच वाली लाइन है, मतलब ये 0.5 mm वाली लाइन है। तो ये लिस्ट कितना, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना मेजर कर सकता है, 0.5 mm ये मेन स्केल मेजर कर सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना हो गया, 0.5। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 45 है ना, मतलब ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो इस टाइप से ये गोल घूम के आएगा, तो यहाँ पे ये 45 तक आ गया, देन 46, 47, 48, 49 देन। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है, 50। सर्कुलर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 50 है। तो 0.5 डिवाइड बाई 50 करोगे तो हमको लिस्ट काउंट मिल जाएगा 0.01 mm। अब माइक्रोमीटर से जब आप मेजरमेंट लोगे तो उसका भी वही फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, मेन स्केल रीडिंग है ना प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे कितना इसका रीडिंग आ रहा है, ये कितना रीडिंग शो कर रहा है। आप जब भी रीडिंग लोगे मेन स्केल पे, तो मेन स्केल पे रीडिंग देते समय आपको क्या करना है, ये जो भी आपका थिम्बल था, तो ये थिम्बल की ये जो आगे वाला जो हिस्सा है वो जिस लाइन के बाद आएगा वो आपका मेन स्केल रीडिंग रहेगा। ठीक है, और सर्कुलर स्केल का रीडिंग या फिर थिम्बल स्केल का रीडिंग जब आप ले रहे हो, तो ये बीच वाला जो लाइन दिख रहा है, ये बीच वाला लाइन इस लाइन के साथ ये इसमें से जो भी लाइन के साथ मैच करेगा तो वो आपका थिम्बल स्केल रीडिंग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना है, 5 है। देन 5 के बाद ये वाला एक लाइन दिख रहा है 5.5 वाला, ये 0.5 वाला लाइन है बीच वाला नीचे वाला सब। तो ये 5.5 ये आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया। उसके बाद अभी आप लोग सर्कुलर स्केल रीडिंग या फिर सिंगल स्केल रीडिंग जो देखते हैं, तो यहाँ पे 25 वाला लाइन है, देन 26, 27, ठीक है, और ये 28, 28 इसके साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 28। और इसका हम लोगों ने डिस्काउंट निकाला था कितना था, 0.01 mm। ठीक है ना, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.28 mm। ठीक है, अब 0.28 mm को अगर हम लोग 0.5 में मिला देंगे तो हमें टोटल आंसर मिलेगा 5.78 mm। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी एक एग्जांपल है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना देखने को मिलेगा आपको, ये 15 हो गया। देन
16, 17, 18। मेंस का रीडिंग 18 हो गया। उसके बाद एग्जैक्ट कौन सा 45, 46, 47। एग्जैक्ट 47 वाला लाइन मैच कर रहा है। 47 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 47 इंटू 0.01, तो हमें 0.47 मिलेगा। 18 में 0.47 मिल जाएगा, तो 18.47 हमें इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेंस का रीडिंग 20 एंड 21, 22, 23, 24। कितना हो गया 24 मेंस का रीडिंग। वन अपना सिंबल्स का रीडिंग देखते हैं। सिंबल्स का रीडिंग कौन सी इसमें मैच कर रहा है, 25 है, देन 26, देन 27। 27 पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है। 27 मल्टीप्लाई बाय 0.01, देन आंसर क्या आएगा 0.27 mm। 0.27 mm 24 में मिलाएंगे तो 24.27 mm इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आता है डिजिटल माइक्रोमीटर की बात होती है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी होता है, डिजिटल माइक्रोमीटर भी होता है। जहाँ पे हमें मोर एक्यूरेसी की जरूरत होती है उस टाइम पे हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर यूज करते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर में यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन होता है। ये डिजिटल स्क्रीन आपको एग्जैक्ट जितना भी आप इसको रोटेट करोगे, है ना, तो वो ये आपको डिजिटली उसका रीडिंग शो कर देगा। यहाँ पे ये बहुत ही आसान होता है यूज करने में, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। ये सीधा पूरा कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे आंसर दे देता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक चीज है, ये है डायल गेज, है ना। ये आपके लिए नया होगा, इस चीज को समझिएगा कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और क्या इसका क्या क्या चीजें इसमें होती है। इसको हम लोग डायल गेज बोल सकते हो या फिर डायल इंडिकेटर हम लोग बोलते हैं। इससे हमें कोई भी फ्लक्चुएटिंग चीज है ना, कोई भी फ्लक्चुएटिंग चीज है तो उसका अगर हमें जैसे कि आगे किसी चीज का रनआउट निकालना है ना, फ्लाईव्हील का अगर हमें रनआउट निकालना है तो उस टाइप में हम लोग डायल गेज यूज करेंगे। कैसे करेंगे, डायल गेज ये जो नीडल है इसकी, है ना, ये नीडल हम लोग उस फ्लाईव्हील पे लगा देंगे और फ्लाईव्हील पे घुमाएंगे कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अगर एक जैसा रीडिंग अगर शो कर रहा है तो फ्लाईव्हील ओके है। अगर फ्लाईव्हील में कहीं पे ऊपर नीचे है तो उस टाइम पे ये रीडिंग अलग शो करेगा। तो किसी चीज का रनआउट निकालना है, किसी चीज का दो गेयर्स के बीच में से बैकलैश निकालना है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये डायल गेज यूज करते हैं। और ये डायल गेज ही आपका कहाँ पे बोर गेज के ऊपर इंडिकेट करने के लिए डायल गेज ही यूज होता है वहाँ पे भी। तो अभी पार्ट देख लेते हैं डायल गेज के। तो यहाँ पे पार्ट्स अगर आप देखोगे तो पार्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्लंजर, ठीक है। ये प्लंजर जैसे अंदर दबेगा तो ये आपको यहाँ पे रीडिंग शो करेगा। तो ये है प्लंजर इसका, देन इसका ये स्टीम और ये कांटेक्ट पॉइंट, ये आगे वाला जो होता है ये कांटेक्ट पॉइंट कहलाता है। प्लंजर, कांटेक्ट पॉइंट, देन स्टीम। ये आउटर फ्रेम है भारी। उसके बाद है यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे एक हैंड देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हैंड, ठीक है। इसमें बीच में एक छोटा सा है जिसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड या फिर काउंटर हैंड। यहाँ पे है लॉकिंग के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये लिमिनेटर है, लिमिटर, है ना, लिमिट सेट करने के लिए। उसके बाद है इंडिकेटर स्केल, इंडिकेटर गेज, है ना, और ये है डायल। तो इसमें आपको देखने वाली चीज दो इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। जब लॉन्ग हैंड एक बार कंप्लीट एक बार घूम के आ जाएगा, लॉन्ग हैंड एक बार कंप्लीट घूम के आ जाएगा, तब शॉर्ट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार घूमता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस इमेज में इसने दिया है कितना ये मेजर कर सकता है, 0.01 mm से लेके ये मेजर कर सकता है 10 mm तक। तो 0.01 mm से लेके ये 10 mm तक ये मेजर कर सकता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो एक बार ये पूरा घूम जाएगा तो ये सिर्फ 10 mm मेजर करेगा, ठीक है ना। और ये यहाँ से लेके एक राउंड पूरा कंप्लीट जब कर देगा, लॉन्ग हैंड जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तो ये शॉर्ट हैंड सिर्फ एक ही बार ये मूव करेगा। मतलब ये बड़ा वाला लॉन्ग हैंड आपका पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ये सिर्फ एक वन डिजिट ये यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। बिग रेंज पे जो आप इसको मेजर कैसे कर रीड कैसे कर सकते हैं, तो बिग जो स्केल है आपका, तो उस स्केल पे ये हर एक जो भी आपका
लाइन है वो 0.01 mm की है, बिग स्केल से। ठीक है ना, कौन से स्केल से अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये हर एक लाइन जो है ये 0.01 mm की यहाँ पे बिग स्केल पे है। स्मॉल स्केल पे एक जो लाइन है वो लाइन 1 mm की है। ठीक है, नॉर्मल डायल गेज कैन मेजर अप टू 10 mm, 10 mm से ये ज़्यादा मेजर नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपको डायल गेज का यूज करना है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसको प्री लोड करके आपको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे प्री लोड करेंगे मतलब क्या करेंगे, इसको पहले कहीं भी किसी भी चीज पे बैकलैश वगैरह मेजर करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दबा के रख देंगे। ठीक है, और दबा के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दबा के रखने के बाद ये कहीं पे रीडिंग शो करेगा। मान लो थोड़ा सा दबा दिया हम लोगों ने और ये रीडिंग 30 पे शो कर रहा है ये स्केल। तो उस टाइम पे ये हम लोग जो ऊपर वाला ये इसका डायल जो है, ये डायल हम लोग इजीली इसको घुमा सकते हैं। तो ये भले 30 पे या फिर 40 पे शो कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये डायल को घुमाने की वजह से उस डायल जो भी आपका लॉन्ग हैंड जहाँ पे है वो लॉन्ग हैंड के सामने हम लोग क्या करेंगे, जीरो लेके आएंगे। उसके बाद जो उसका मूवमेंट होगा तो वो जीरो से लेके आगे जितना मूवमेंट करेगा तो हम लोग मेजर कर सकते हैं उससे। तो ये क्या हो गया है कि आपका इसको हमें प्रीलोड करके रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो जो न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स हैं तो उनमें आता है आपका जो फ्यूल पंप आता है वो इनलाइन फ्यूल पंप नहीं आता है, उसमें रोटरी टाइप का फ्यूल पंप आता है, रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप आता है। तो रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर आपको टाइमिंग सेटिंग करनी है तो उस टाइम पे आपको ये डायल गेज जो होता है ये लगता है वहाँ पे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि किसी चीज का फ्लाईव्हील का अगर आपको रनआउट चेंज करना है, चेक करना है तो उस टाइप पे ये यूज होता है। उसके बाद किसी जो आपका क्रैंकशाफ्ट जो होती है, क्रैंकशाफ्ट की अगर आप लोग एंड फ्लोट है ना, एंड फ्लोट चेक कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे डायल गेज यूज करना पड़ता है। अब एंड फ्लोट होता क्या है कि क्रैंकशाफ्ट जैसे आपकी गोल गोल घूम रही है ना, तो गोल गोल घूमते समय ही वहां ऊपर से जैसे पिस्टन से क्या आता है, लोड आता है, तो उसी टाइम पे क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, साइड में भी मूवमेंट करती है, हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा सा मूव करती है। तो वो थोड़ा सा जो मूव करती है उसको एंड फ्लोट बोलते हैं। सेटिंग करते समय वो जो मूवमेंट होता है क्रैंकशाफ्ट का कितना होना चाहिए तो वो थोड़ा सा उसमें गैप रख देते हैं, तो उसी को हम लोग एंड फ्लोट बोलते हैं। और एंड फ्लोट चेक करने के लिए भी हमें डायल गेज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगेन एक चीज, बैकलैश ना, बैकलैश को मेजर करने के लिए भी हमें डायल गेज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये डायल गेज यहाँ पे बैकलैश मेजर करने के लिए दिया है। अब ये डायल गेज कैसे लगता है, ये डायल गेज हम लोग लगाते हैं विथ मैग्नेटिक स्टैंड। ये मैग्नेटिक स्टैंड जो होता है ये कहीं पे भी जाके चिपक जाता है इजीली। ठीक है, तो इस स्टैंड के ऊपर यहाँ पे एक एडजस्टिंग वाला एक पाइप होता है, तो उससे हम लोग इसके ऊपर ये माउंट कर देते हैं और जहाँ पे हमें मेजर करना है वहां पे इसको प्रीलोड करके हम लोग जीरो पे सेट करके उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बोर गेज की बात करते हैं। तो बोर गेज जो होता है, बोर गेज हमारा किसी भी चीज का डायमीटर अगर आपको मेजर करना है, सिलेंडर लाइनर का डायमीटर अगर मेजर करना है तो बोर गेज यूज करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो बोर गेज के पार्ट्स अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक गेज हेड होता है। गेज हेड में ये जो पीछे वाली जो चीजें होती हैं इसमें दो छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं। तो ये रोलर्स और ये गेज हेड जो होता है ये अंदर के साइड दबता है। ठीक है ना, तो ये रीडिंग वहां पे शो करेगा, कम वाली रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन कहाँ पे, यहाँ पे लगता है। ठीक है, और एक्सटेंशन के बाद आपके लगते हैं इसके ऊपर एंविल। ये एंविल अलग अलग डायमीटर के, सॉरी अलग अलग लेंथ के एंविल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद पेसर्स होते हैं, ये पेसर भी अलग अलग थिकनेस के पेसर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल होता है, यहाँ पे जो भी आपका बोरगेज होता है यहाँ पे पकड़ा जाता है ना। फिर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक डायल गेज रहेगा, डायल गेज यहाँ से अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद
ये सारी चीजें इसके अंदर होती है ना। अभी हम लोग इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं और कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर लाइनर का जो बोर है, उस सिलेंडर लाइनर के बोर को हम लोग जब मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें बोर गेज को यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे जो बिग एंड है, बिग एंड का अगर हमें बिग एंड का डायमीटर अगर मेजर करना है तो उस टाइम पे, या फिर बिग एंड की घिसावट कितनी हो चुकी है उसको मेजर करने के लिए, या फिर लाइनर की घिसावट मतलब लाइनर में टेपरनेस है या फिर ओवेलिटी है, उसको भी हम लोग बोर गेज से चेक करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, इसको जैसे कि अभी मान लेते हैं कि ये सिलेंडर लाइनर है। ये सिलेंडर लाइनर अभी 80 mm का है। देखने से हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट ये कितना mm का हो सकता है, या फिर हम लोग वर्नियर से इसको थोड़ा सा देखेंगे कि कितना तक का है। ये 80 का है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसमें एनविल जो डालने वाले हैं, ये एनविल डालेंगे हम लोग 80। ठीक है। 80 की एनविल इसके अंदर डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा स्पेसर लगा देंगे। तो ये इसका हम लोग क्या करेंगे, 80 से ये जो भी हमारा बोरगेज है वो 80 से थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए इस टाइम से। और जैसे ही उसमें इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे इसके जो पीछे वाले जो छोटे छोटे जो इसमें व्हील जैसा होता है गोल गोल, तो राउंड वाले और ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे गेज हेड वाला, ये वाला हिस्सा क्या होता है अंदर के साइड दबता है। इसके अंदर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये साइड, ये एक साइड पूरा इसको झुका देंगे, है ना। एक साइड झुकाने के बाद फिर से थोड़ा 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 ये साइड में देख आएंगे। तो ये एक ऐसी रीडिंग आएगी कि वहां पे मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे थे तो हमारा रीडिंग बढ़ रहा था, और एक ऐसा पोजीशन आएगा कि वहां से रीडिंग फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो वाला जो पोजीशन था हमारा, वो हम लोग उसको फाइनल रीडिंग लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉर्क रेंज। तो अब टॉर्क रेंज क्या, कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है। इंजन पे सिलेंडर हेड है या फिर सिलेंडर ब्लॉक है, तो उसके जो भी आपके नट या फिर बोल्ट होंगे उस पे हमें एक स्पेसिफिक टॉर्क पे हमें उसे कसना होता है। सिलेंडर ब्लॉक के, सिलेंडर हेड के, फिर आपकी कनेक्टिंग रॉड के, बिग एंड के, है ना। अलग अलग जगह पे जो नट बोल्ट होते हैं इंजन के, उसे हमें एक स्पेसिफिक टॉर्क पे कसना होता है। अगर उस टॉर्क पे अगर हम लोग नहीं कसेंगे तो या फिर सिलेंडर हेड आपका बेंड हो सकता है, या फिर उसमें जो चीजें जो है ना, वो आपका कहीं पे बेंड हो सकता है। एक बोल्ट आपका ज्यादा टाइट होगा, एक बोल्ट ढीला रहेगा तो वो खुल भी सकता है। ये से बहुत सारी चीजें आ सकती है, इसीलिए हर एक बोल्ट हमें इक्वल टॉर्क पे कसना होता है। और वो टॉर्क जो होता है हमारा सर्विस मैनुअल में, उस इंजन के सर्विस मैनुअल में, कि हमारा सिलेंडर हेड का जो बोल्ट है भाई, तो उसको कितने टॉर्क से कसना है तो आपका दिया रहेगा। जो आपका सिलेंडर ब्लॉक का है वो कितने टॉर्क पे, बिग एंड का बोल्ट है वो कितने टॉर्क पे कसना है, वो आपको वहां पे दिया होगा सर्विस मैनुअल में। तो उसी टॉर्क पे हम लोगों को कसना होता है। तो उसके लिए जो यूज होता है, तो उस टूल को हम लोग बोलते हैं टॉर्क रेंज। टॉर्क रेंज, है ना। तो टॉर्क रेंज जो होता है, टॉर्क रेंज एक स्पेसिफिक टॉर्क पे नट या फिर बोल्ट को कसने के लिए यूज होता है। उसके बाद है फिलर गेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फिलर गेज है। तो ये जो फिलर गेज होता है, ये फिलर गेज किसी भी दो चीज का गैप जो होता है, उस गैप को या फिर किसी चीज के बीच में जो भी क्लियरेंस है, उस क्लियरेंस को अगर मेजर करना है तो फिलर गेज का यूज होता है। ये फिलर गेज बेसिकली क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ यहाँ पे ये से पत्ती 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 यहाँ से बहुत सारी पत्तियां इसमें होती हैं, और हर एक पत्ती जो होती है, ये हर एक पत्ती अलग थिकनेस की होती है। अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो रीडिंग है इसकी, मतलब ये इतने थिकनेस की ये पत्ती है। तो आपको मान लो कि 0.25 mm आपको जो वॉल है, वॉल का क्लियरेंस जो है, टेपेड क्लियरेंस, वो आपको 25 mm सेट करना है। तो आप क्या करोगे, ये इसमें से 25 mm की एक पत्ती निकालोगे, या फिर अगर 25 mm की नहीं है तो एक 0.15 mm की और 0.10 mm की एक पत्ती निकालोगे। दोनों पत्ती को ले लोगे हाथ में, और दोनों पत्तियां उसके अंदर, उस टेपेट के अंदर और वॉल के अंदर डाल के देखोगे कि उतना क्लियरेंस वहां पे बन रहा है ना, या फिर ज्यादा है या फिर इससे कम है, वो दोनों अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो वो फिलर गेज से हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं।
तो बड़ा आसान होता है यूज करने के लिए, और ये बड़ा सस्ता भी होता है ये टूल सबसे। देखो अभी यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फिर टैपेट क्लियरेंस सेट करने के लिए। देखो यहाँ पे वॉल का टिप और आपका रबर आर्म का टिप, जिसके बीच में ये पत्ती डाल के देखते हैं, तो ये टैपेट क्लियरेंस सेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है ये आपके जो पिस्टन है, पिस्टन की जो रिंगे होती हैं, है ना, तो रिंगे कहाँ पे बैठती हैं, पिस्टन रिंग ग्रूव्स में बैठती है। तो पिस्टन रिंग ग्रूव्स और वहाँ पे रिंग डालने के बाद, है ना, पिस्टन के अंदर रिंग ग्रूव्स के अंदर हम लोगों ने रिंग डाल दिया, उस रिंग और रिंग ग्रूव के बीच में कहीं पे अगर गैप बनता है तो उस गैप को हम लोग बोलते हैं साइड क्लियरेंस। ठीक है, रिंग का साइड क्लियरेंस, वो साइड क्लियरेंस मेजर करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे भी देख पा रहे हो साइड क्लियरेंस। उसके बाद जो हमारी रिंगें होती है, कॉम्प्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, तो ऑयल रिंग का जो बट क्लियरेंस होता है, उस बट क्लियरेंस को मेजर करने के लिए भी फिलर गेज यूज करते हैं। अब उसको मेजर कैसे करते हैं, सिलेंडर लाइनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस रिंग को डाल देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि सिलेंडर लाइनर के अंदर हम लोगों ने उस रिंग को डाल दिया है, पिस्टन से निकाल के सिर्फ रिंग को ही अंदर फंसाते हैं। रिंग को अंदर फंसाने के बाद यहाँ पे फिर लाइनर से लाइनर के अंदर डालने के बाद हम लोग इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, वो गैप हम लोग फिलर गेज के माध्यम से चेक करते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर टॉर्क डिवाइस। अब एंगुलर टॉर्क डिवाइस जो होता है, ये एंगुलर टॉर्क डिवाइस कोई कोई इंजन जो होती है, कोई कोई कंपनियां क्या होती हैं कि वो बोलती हैं कि आप लोग टॉर्क रेंज पे इतना एलवीपीएस आप जो है उतना टॉर्क दे दो, उसके बाद फिर 90 डिग्री आपको घुमाना है या फिर 40 डिग्री आपको घुमाना है। एक्चुअल 100% एक्चुअल टॉर्किंग के लिए ये सब किया जाता है। तो उसके लिए एक एंगुलर टॉर्क रेंज के लिए एक ऐसा इस टाइप का डिवाइस होता है। हमारे टॉर्क रेंज होती है, टॉर्क रेंज के ऊपर हम लोग इसको फिर से लगाते हैं। इसको लगाने के बाद यहाँ पे ये जो स्केल होता है, ये रोटेटिंग स्केल होता है, ये रोटेटिंग स्केल जीरो पे लेके जाते हैं, और जीरो पे लेके आने के बाद फिर इसको टॉर्क रेंज को घुमाते हैं जब तक ये 90 डिग्री या फिर जितना उसमें दिया है उतना डिग्री तक ये आना है। आजकल डिजिटल टॉर्क रेंज आ रही है ना, तो वो बहुत आसान होती है। अब एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्लिप गेज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिप गेज। ये स्लिप गेज में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये हर एक ब्लॉक होगा, ये अलग अलग इसके थिकनेस का एक ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये हर एक थिकनेस का अलग अलग थिकनेस का एक ब्लॉक रहेगा। और ये ब्लॉक जो होता है, किसी भी चीज के बीच वाला क्लियरेंस, किसी भी चीज का नहीं, कई कई चीज के बीच वाला क्लियरेंस या फिर किसी चीज का थिकनेस मेजर करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा था पिस्टन की जो रिंग ग्रू है, तो पिस्टन के रिंग ग्रू के बीच में ये कितना क्लियरेंस वहां पे है, उसको मेजर करने के लिए ये स्लिप गेज यूज करते हैं। पिस्टन रिंग ग्रू की टोटल विड्थ कितनी है, उसको अगर मेजर करना है तो ये स्लिप गेज वहां पे यूज करेंगे। स्लिप गेज आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत महंगा टूल होता है, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए इसका प्राइस होता है। अब स्पेशल टूल्स की बात कर लेते हैं। तो स्पेशल टूल्स में सबसे पहले हमारा पिस्टन रिंग कंप्रेसर। देख पा रहे होंगे, बहुत इजी टूल है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। अभी इसको यूज कब करते हैं, जब हमें मल्टी सिलेंडर इंजन है आपका। ठीक है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन में, सिंगल सिलेंडर इंजन में क्या होता है कि पिस्टन हम लोग क्या करते हैं कि लाइनर या फिर ब्लॉक को हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, तो मल्टी सिलेंडर इंजन में ऐसा निकलता नहीं है ना। तो पिस्टन को आपको जब उसके अंदर असेंबल करना होता है, ठीक है ना, ब्लॉक के अंदर या फिर सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन को जब आप लोग असेंबल करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, पिस्टन को आपको रिंग के साथ लगा के फिर उसके साथ ढकाना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जब हम लोग पिस्टन उसके अंदर डालते हैं सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, तो उस टाइम पे जो भी हमारी कंप्रेशन रिंग है या फिर ऑयल रिंग है, वो थोड़ी सी उठी हुई होती है क्योंकि उसके बीच में क्लियरेंस है। और जैसे हम लोग पिस्टन उसके अंदर धकाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो रिंगे टूट जाती है। तो उस रिंगे टूटे ना, उसको बचाने के लिए रिंग कॉम्प्रेसर का यूज होता है। अब रिंग कॉम्प्रेसर कैसे हम लोग यूज करेंगे, पिस्टन के ऊपर सारी रिंगे चढ़ा दी हम लोगों ने, उसके ऊपर एक एक चीज को क्या करेंगे, इसको उसके ऊपर लगा देंगे। और ये एलन की आप दिया है, उसके ऊपर उसके वजह से हम लोग उसको उसको यूज करके हम लोग उसको पूरा घुमा देंगे। जैसे घुमाएंगे,
तो ये क्या करेगा, ये जो कंप्रेसर है ये कंप्रेस करेगा रिंगों को। रिंगों को क्या करेगा, एक वो पिस्टन के अंदर जितना टाइट हो सकती है उतना टाइट उसको कर देगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लेके जाने के बाद पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के कनेक्टिंग रॉड से हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा 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 धकाएंगे। तो जैसे थोड़ा थोड़ा धकते जाएगा तो ये कंप्रेसर से पिस्टन आगे निकलते जाएगा, लाइनर के अंदर चला जाएगा, है ना, और ये कंप्रेसर बाहर ही रह जाएगा सिलेंडर ब्लॉक। ठीक। तो ये रिंगों को टूटने से बचाने के लिए रिंग कंप्रेसर का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिस्टन रिंग एक्सपांडर। तो पिस्टन रिंग एक्सपांडर क्या चीज होती है, ये पिस्टन से जो भी आपकी रिंगे है उसको बाहर इजीली निकालने के लिए पिस्टन रिंग एक्सपांडर का यूज होता है ना, इजीली वो बाहर आ जाए, या फिर इजीली पिस्टन के ऊपर ये वापस बिठाने के लिए भी इसका यूज होता है। यहाँ पे आप ये जो छोटे छोटे ये जो देख रहे हो इसके, ये जॉ टाइप के जो है, तो ये रिंगों में जाके फंस जाते हैं। और जैसे आप इसको दबाओगे तो ये क्या होगा, रिंग को बाहर फैलाना स्टार्ट करेगा। जैसे रिंग को बाहर फैला दोगे तो वो आसानी से बाहर निकल के आएगी। तो ये रिंग एक्सपांडर होता है, इसको पिस्टन से रिंग को निकालने के लिए या फिर पिस्टन के ऊपर फिर से रिंग को बिठाने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल लिफ्टर। ठीक है, ये चीज देख रहे हो आप लोग, ये वॉल लिफ्टर है। तो वॉल लिफ्टर का यूज क्या होता है कि वॉल को निकालने के लिए। अब देखो वॉल का कंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे कि वॉल जो होता है, वॉल के ऊपर एक वॉल वॉल गाइड के अंदर वॉल चलता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग के ऊपर एक आपका रिटेनर लगा होगा, स्प्रिंग रिटेनर। स्प्रिंग रिटेनर के अंदर जो छोटे छोटे लॉक्स होते हैं, तो आप उसको हाथ से दबाओगे तो वो खुलने वाला नहीं है, वो खुलता नहीं है। तो इसकी वजह से उस स्प्रिंग को दबाने के लिए यहाँ पे ये जो वॉल लिफ्टर होता है, ये वॉल लिफ्टर यूज होता है। ये सिंपल से क्या करता है, ये ऊपर से प्रेशर बनाता है ना, उस स्प्रिंग के ऊपर, वो स्प्रिंग अंदर दब जाती है। जैसे ही स्प्रिंग रिटेनर और स्प्रिंग अंदर दबेगी तो जो छोटे छोटे जो लॉक्स होते हैं, केचर लॉक्स होते हैं उसके अंदर, केचर लॉक्स खुल जाते हैं। तो खुलने के बाद फिर स्प्रिंग ऊपर आ जाएगा, वॉल नीचे से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है फ्लाईव्हील कूलर। तो फ्लाईव्हील आप देखते होंगे, फ्लाईव्हील कहाँ पे माउंट होता है, क्रैंकशाफ्ट पे माउंट होता है। और क्रैंकशाफ्ट पे फ्लाईव्हील जब माउंट होगा तो वहां पे एक गिव हेड की होगी या फिर कोई भी और की होगी। वो की निकालने के बाद ये जो फ्लाईव्हील होती है, तो ये फ्लाईव्हील आपकी आसानी से निकलती नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हमें पुलर के माध्यम से निकालना पड़ता है। तो पुलर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 3 लेग पुलर है ना। तो ये 3 लेग जो होते हैं ये इक्वल डिग्री पे हमें फ्लाईव्हील पे माउंट करना पड़ता है। और यहाँ से हमें स्पिनर लेके यहाँ से हम लोग इसको टाइट करते जाएंगे। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो ये फ्लाईव्हील, ये जो लेग्स है, ये लेग्स फ्लाईव्हील को अपने तरफ खींचती चली जाएगी। और ये इक्वल डिग्री पे होने की वजह से सब जगह से फ्लाईव्हील पे उस पे प्रेशर आता है, फ्लाईव्हील बाहर निकल के चलता है। कोई कोई इंजन में पुली भी होती है, तो उस पुली को भी निकालने के लिए इस टाइप का कूलर रहता है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील कूलर होता है, पुली कूलर होता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आपके जो भी क्वेश्चन और आंसर है अभी हम लोग देख लेते हैं उसको। तो मैं आप लोगों को अभी अनम्यूट का कमांड भेज रहा हूँ, आप अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हो।